Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying investment models for your upcoming UPSC prelims as well as PSC examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear students. You can complete your UPSC CSE preparations with dedicated batches that has been already started from 14th of December. You can use Sarma 20 to get 10% discount on your subscription. The batches are in Hindi, English and bilingual language, and complete UPSC CSE preparation is guaranteed on Unacademy Plus by India's top educators. Arpita Sharma ma'am is also taking history batch. Use code Sarma 20 and avail 10% discount and enroll today. Link is given below the video. Now coming towards our topic, that is इन्वेस्टमेंट मॉडल. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट है क्या, सेविंग्स क्या है, कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, जीडीपी से इन्वेस्टमेंट कैसे रिलेटेड है, क्या क्या फैक्टर्स है जो जीडीपी को अफेक्ट करते हैं, इसके कुछ टाइप्स उसमें देखेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है उन सब के बारे में देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा पीपीपी मॉडल जो है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. तो अगर सिंपली आपसे पूछूं कि आप इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का सिंपली होता मतलब हिंदी में खर्च, मतलब आप कहीं खर्च करते हैं, और अगर आप पैसा कहीं खर्च कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि उसके बदले मुझे कुछ फाइनेंशियल गेन हो या कुछ उसमें मेरे को फ़ायदा हो. तो अगर आप देखते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं एसेट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मनी पुट कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और फाइनेंशियल गेन. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट है जो रोड बनाना चाहती है, तो गवर्नमेंट रोड बनाएगी तो वो क्या चाहेगी कि अगर मैं रोड यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो मुझे बाद में वहाँ पे जो टोल प्लाजा लगेगा या रोड पे जो भी अलग अलग काम हो रही है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट साथ साथ उनको क्या चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद उनको कुछ फाइनेंशियल गेन हो. या फिर अगर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई कंपनी है वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है, या अगर बड़ी सी कंपनी है उसमें अपना अलग अलग चीज़ लगाती है, तो वो इन्वेस्ट क्यों करिए, ताकि बाद में जो इन्वेस्ट करिए उससे दोगुनी उसको फ़ायदा हो. तो सिंपली अगर एक वर्ड में बोलूँ तो क्या है इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट पुटिंग मनी इन एसेट्स. अब पता है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है. मॉडल मतलब हमें पता है कि कुछ ढांचा तैयार करते, एक तरह से बनाते हैं कि इस तरह से हमें ये चीज़ करना है. तो इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है कि आप किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एसेट्स में, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मॉडल. ये हमें आइडिया देता है कि आपको कैसे मनी जो है, आपका पैसा जो है उसको खर्च करना है. तो वैसे ही एक टर्म आता है सेविंग्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. सबसे पहली बात आप बताइए, अगर आप इनकम कमाते हैं, आपको अर्निंग हो रही है, तो वहाँ पे आप क्या चाहेंगे कि आपको जो अर्निंग हो रही है उसमें कुछ आपको ऐसा होगा कि आपको कुछ पैसा मिला तो कुछ पैसे आपके खर्च हो गए, कुछ पैसे जो बच गए वो आपके क्या हो गए, सारे कंज्यूम करने आपका सारा कंज्यूमशन का भी सब पैसा खत्म, मतलब वहाँ पे आप कंज्यूम कर लिए. फिर भी आपको पता चला कि आपके 50,000 पेमेंट में से कुछ पैसा जो है आपके, मान लीजिए 25,000 या 20,000 बच गए, तो दैट इज़ नॉन एज सेविंग. और उन सेविंग्स में से जो आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो मनी को आप खर्च करते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, दैट इज़ नॉन एज इन्वेस्टमेंट्स. अगर सेविंग रेट आपका बताइए ज़्यादा होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, और जब आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे आपको फिर से आपकी इनकम जो ज़्यादा आती रहेगी. तो मोर सेविंग मोर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट 3 तरह से हो सकता है. 3 एंगल्स हम लोग पढ़ सकते हैं. एक तो हाउस होल्ड्स लेवल पे पढ़ सकते हैं, दूसरा कॉर्पोरेट्स एंड तीसरा गवर्नमेंट. तो इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल में. उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी में रिलेशन क्या है. हमें पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कि जो भी एक इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है विद इन अ ईयर, दैट इज नॉन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C+I+G+NX. C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड NX स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. मतलब अगर आप यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो आपको सीधे I का वैल्यू निकल जाएगा GDP माइनस C माइनस G माइनस
एनेक्स। तो यहाँ से आपका जीडीपी और इन्वेस्टमेंट का पता चल रहा है कि जीडीपी है वहाँ पे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है क्या होता है क्या नहीं है। आप देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, इनकम। सपोज अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका इनकम जो है अच्छा खासा नहीं है, तो वहाँ पे आपकी वहाँ पे सेविंग्स अच्छी नहीं होगी, और जब सेविंग अच्छी नहीं होगी तो क्या आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं। तो इम्पोर्टेंट पहला क्या है हमारा फैक्टर, इनकम। दूसरा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक्स, मतलब जो बैंक्स में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, अगर सपोज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप बैंक से आप लोन भी लेते हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कम मनी लेंगे, मतलब आपके पास कम पैसा आएगा तो आप कम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, टैक्स रेट, अगर आपको हायर टैक्स देना पड़ रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है। चौथा जो है वह इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, तो वो भी एक अलग है कि वहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे अफेक्ट होता है। ऑल्सो जो आपका है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल रेयर ऑफ रिटर्न्स, ये सारी जो इशू है ये भी देखने को मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट को जो फैक्टर जो हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर, लैंड आपका आ जाएगा उसमें, वेजेस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो फैक्टर प्रोडक्शन है, चार चीज़ें हमें पता है फैक्टर प्रोडक्शन में है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सपोज आपके पास पैसा भी है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, टैक्स रेट भी कम है, इन्फ्लेशन रेट भी ऑलमोस्ट आपका एवरेज में है, कैपिटल मतलब आपको पता है कि वहाँ पे मुझे रिटर्न भी मिलने वाला है, पर अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लैंड नहीं मिल रहा है, चीप लेबर नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग जो फैक्टर्स प्रोडक्शन है वो नहीं मिल रहा है। साथ साथ जो अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं पे कुछ नया प्रोजेक्ट आप लिए हैं, वहाँ पे आपको फैक्ट्री बनाना है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए एंड कम्युनिकेशन भी चाहिए। नेक्स्ट इज एनर्जी अवेलेबिलिटी, मतलब वहाँ जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे एनर्जी भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे जो काम आपको पड़ रहा है उसके लिए वो अवेलेबल हो। एन इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट साइज एंड स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा टफ है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है प्राइवेट जो भी कंपनीज है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू हमें दिखेगा कि कैसे हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी पॉलिसीज लेके आ जाएगी, ये बोलेगी कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट होगा। तो ये जो सारे हैं फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, ये कैसे एक दूसरे से। सपोज अगर आप जितना सेविंग करेंगे यहाँ पे जितना आप सेविंग करेंगे उतना आइए नहीं है, जितना आप सेविंग करेंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे जितना इनकम होगा, नॉट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जितना इनकम होगा उतना आपकी सेविंग होगी, और जितना सेविंग होगा उतना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फिर से वहाँ आपका इनकम फिर से आ जाएगा। मतलब पहले आपका इनकम है, फिर आपका आ जा रहा है इधर से सेविंग, फिर आपका सेविंग ज़्यादा है तो आपका फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खाता होगा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका इनकम फिर से बढ़ जा रहा है। तो एक यहाँ पे एक साइकिल आपको दिख रहा है। पर वहीं अगर सपोज ऐसा कीजिए कि वहाँ पे आपको बिल्कुल ही कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास मोर इनकम है ही नहीं, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ग्रोथ होगी, नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे उस जो भी नेशन है वहाँ पे आपको पॉवर्टी का इशू दिखेगा, माल न्यूट्रिशन दिखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी इशूज हमें दिखाई देती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे जो नेशनल ग्रोथ है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉवर्टी को कम करने में भी हेल्प करतेगा, लोग को एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। पर अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, कि कैसे आप जो मनी है उसको एसेट्स में खर्च कर रहे हैं। तो इसके डिविजन जो है अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हु इन्वेस्टेड एसेट्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। पहला होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, एंड तीसरा जो होता है हमारा पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करती है। तो अभी के सिनेरियो आप देखेंगे कि हमारे कंट्री दैट इज इंडिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या कि गवर्नमेंट तो चाहती है वो इन्वेस्ट करे, पर उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसको रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी,
और हमें पता है कि हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू जो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग ज़्यादा उसको अलग अलग जो भी इन्वेस्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या ये सूटेबल नहीं है कि हम लोग ये मेथड अपनाएं अब हमारे कंट्री में। और क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉसिबल भी नहीं है, हमारे पास उतने टैक्स भी नहीं आते हैं, सो इंडिया इस पाथ पे कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसे कभी कभी प्रॉब्लम आएगी तो हो जाएगा, क्योंकि उसको लेना है, फ़ायदा लेना है। तो ये अभी हमारे देखें तो इस प्रॉब्लम की वजह से कि हमारे पास पैसेज नहीं है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मेनली टैक्स रेवेन्यू, जिसकी वजह से इंडिया जो है इस पाथ की तरफ नहीं जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिखेगा, और उल्टा आपको पता चलेगा कि या तो आप एक दो ही कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले आप गरीबों की हेल्प करेंगे या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो पहला क्या है हमारा, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना। दूसरा क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। मतलब क्या कि यहाँ पे ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है, इसमें आपके जो इंडिया के प्राइवेट कंपनीज है वो भी आ सकती है, साथ साथ जो अब्रोड की कंपनीज है, या आप बोल सकते हैं FDI या FPI, ये जो है ये इसके अंदर जाती है। ये क्या है, ये भी अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो अभी देख रहे हैं, इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये वाइडनिंग हो रही है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑयल इम्पोर्ट। सो इस वजह से हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग FDI और FPI को ना नहीं कह सकते, तो वो यहाँ पे आके एक तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती है। तो अब आता है कि वाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्यों? हमें पता है कि फॉर ए कंट्री टू ग्रो एंड इंक्रीज इन इनकम द प्रोडक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज। हमें कंट्री को ग्रो करने के लिए, इनकम को ग्रो करने के लिए हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कौन इंक्रीज कर सकता है? प्राइवेट जो कंपनीज होती है वो, क्योंकि उनका जो मकसद होता है क्या, प्रॉफिट। तो वो लोग चाहती है प्रोडक्शन करे और बहुत ज़्यादा उसमें उसको सेल करे, ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो मोर गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, also infrastructure to support production like transport, energy and communication should be developed। बट ये सारी जो चीज़ें कैसे कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में 30% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि जो भी कंपनीज है या जो भी है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेंगी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी, या फिर मनी अगर इन्वेस्ट भी करेगा तो कौन करेगा प्रोडक्शन के लिए? ये भी तो इशू है। तो इसकी वजह से हमारा तीसरा मॉडल आया, दैट इज़ PPP। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट जो भी दोनों सेक्टर है, दोनों मिल के काम करती है। इट इज़ ए कंबाइनिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ये जो आपका PPP मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में, अभी इसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही सूटेबल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसके फीचर्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको जो इश्यूज देखना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल में, कि वो लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, एक का मोटिव है वेलफेयर, दूसरे का मोटिव है प्रॉफिट। तो वो दोनों को, उन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा PPP मॉडल आया। सो ये जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो ये रेगुलेट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑल्सो क्या है, आप बोल सकते हैं कि आपका जो PPP है, इट इज़ वेल डिफाइंड एलोकेशन ऑफ रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी, बट ऑनरशिप किसके हैंड में लाई करता है? इन द हैंड ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्सो क्या है कि आपका जो एक इसमें बहुत बड़ी कमी क्या है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इट इज टिपिकली ए लॉन्ग टर्म एंड इन्वॉल्व लार्ज कॉर्पोरेशन ऑन प्राइवेट साइड। अब आता है कि इसमें कुछ आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं आपके पब्लिक, अब मतलब इसमें बहुत से बोल सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं जो PPP में इन्वॉल्व है। जैसे कि आपका देख सकते हैं BOT, फिर आपका BOOT, फिर BOO, BLT, DBFO, ऐसे करके ये सारे जो हैं डिफरेंट स्कीम्स है जो हमारे PPP मॉडल्स के अंदर ही आ जाए। तो सबसे पहले अगर आपको बात करूँ BOT के बारे में कि ये BOT है क्या, तो ये है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यहाँ पे जो है पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों काम करते हैं। तो पब्लिक जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करेंगी, जो रिसोर्सेज है उनको अवेलेबल करवाती है, और उनके पास जब तक वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, तब तक उस पर उनके पास बोल सकते हैं कि और उस पर क्या होता है, कंसेशन, उनके पास टाइम पीरियड होता है कि वो उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कोई रोज प्रोजेक्ट होता है अंडर NHAI, वहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे आप देखते हैं कि प्राइवेट जो है वो काम करती है कब तक उसके पास पावर भी रहता है और मतलब राइट भी होता है उस जिस प्रोजेक्ट पे कर रही है कब तक, जब तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करते, और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। दूसरा जो वो आता है वो है BOOT। ये तो है बिल्ड आउट ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका
कंट्रीब्यूट है, ये इसमें आउन का डिफरेंस दे रहा है कि थोड़ा सा आपका जो प्राइवेट है उसके पास थोड़ी सी ऑनरशिप आ जाती है। वैसे आप देख रहे हैं BOO BLT ये सिर्फ डिफरेंट स्कीम से, एंड एक बार आप इसको रेफर कीजिएगा बुक से तो आपको समझ में आएगा कि बिकॉज यहाँ पे जितने भी है, जैसे मैंने आपको पहला बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बताया, वैसे ये सारे जो एक दूसरे से अब जैसे इसके डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट या डिजाइन बिल्ड ऑपरेट, ये सारे जो सिस्टम है इंपॉर्टेंट है। अब जो देखते हैं वो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ PPP की, आखिर PPP के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेजेस आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस। में पता है कि इंडिया में जो है, इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड एन एसोसिएटेड फंडिंग गैप भी हमें दिख रहा है। तो PPP क्या करता है, इस नीड जो फंडिंग गैप का जो डिफरेंस है उसको फुलफिल करता है, और ये प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व करने से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प भी मिलता है। गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट उनके साथ क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी आता है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल भी होता है, साथ साथ जो आपके प्राइवेट कंपनीज है वो फाइनेंस बहुत ज़्यादा खर्च करती है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। दूसरा क्या, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देता है, दे प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दैन इनिशिएटिव दैट दे इज होली पब्लिक और होली प्राइवेट। वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे दोनों चीज़ मिल रहा है। बाय शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंस अवे फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, पीपुल्स कैन PPG can enable more investment in infrastructure and increase access to infrastructure services. Also क्या है कि ये जो आपका PPP मॉडल है दैट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन द यूज ऑफ फंड्स। ऐसे आपको देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी जो है वहाँ पे जो भी प्राइवेट आपका प्राइवेट वाला जो प्राइवेट मॉडल है वहाँ पे आपको थोड़ा इशू दिखेगा कि ट्रांसपेरेंसी कम होता है, पर यहाँ पे क्या है कि PPP में आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमेशा जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो हमेशा अच्छा काम करती है ताकि उनको फिर से अच्छे प्रोजेक्ट मिले, गवर्नमेंट के साथ वो काम करे और उनको बेनिफिट्स भी हो। ऑल्सो क्या है, लेस डिलेज, यहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि लॉन्ग टाइम भले ही है, पर अगर वो लोग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादा वो लोग डिले नहीं करेंगे, मतलब बार ये करेंगे ऐसे करके नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको उनका हेल्प कर रही है और प्राइवेट कंपनीज है वो भी एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। साथ साथ रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ PPP मॉडल्स। Also, the PPP projects there is a possibility of transfers most or all the risk are to the private entity. Also क्या है कि ये जो आपका प्राइवेट यानी बोल सकते हैं PPP जो है ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा बहुत होता है, पर ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन में भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो कॉन्स्टेंट कैश फ्लो, दैट इज द स्टेट बजट ऑल्सो फॉर्म ऑफ फिक्स्ड बजट फॉर ईच मिनिस्ट्री। Major investment are temporary modifications of the budget of a ministry, and these problems can be difficult to deal with within the budgetary problems. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग PPP का हेल्प लेते हैं और ये इसमें भी हेल्प करता है। तो अब बताया कि क्या क्या इशूज आते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं PPP जो हमारे इंडिया में है, इसमें क्या क्या इशूज आ सकते हैं। आप फ़ायदे में देखें कि यहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी भी दिख रही है और अच्छा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपको बहुत से फ़ायदे दिख रहे हैं, फाइनेंस का भी हेल्प मिल रहा है, बट यहाँ पे बहुत से इशूज़ देखते हैं। जैसे पहला क्या, अनसर्टेनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि PPP जो है ये लॉन्ग टर्म होता है, तो यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, बहुत ज़्यादा इशूज़ रहता है। दूसरा क्या है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी गैप्स भी बहुत ज़्यादा दिखता है। कभी ये उन लोग का ये ऑर्डर आया, कभी गवर्नमेंट ये कुछ बोलेगी, कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे आप अलग अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं जहाँ पे, अगर आप सिंपली बताऊँ इसका इशू तो कोई एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पे दोनों पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर साथ में काम करिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना रही है, प्राइवेट भी है वो भी फाइनेंस खर्च कर रहा है तो वो भी थोड़ा अपना रिस्ट्रिक्शंस लेता है। साथ साथ यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कभी कभी दिखता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि जो आपके गवर्नमेंट्स हैं और आपका प्राइवेट कंपनी वो दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं और एक दूसरे से राय लेने लगते हैं। दूसरा, रीनेगोशिएशन का यहाँ पे इशूज हमें दिखाई देता है। ये हमारा पहला डिविजन था हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल का। दूसरा जो डिविजन है वो है डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कम्स एंड देयर आर टू अदर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। पहला क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल हो सकता है, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल हो सकता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल का क्या कि जो आपका डायरेक्ट आपके कंट्री से आ रहा है, जैसे कंट्री से अंदर कौन कौन आ सकता है, जितने भी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है। दूसरा प्राइवेट जो है, उस प्राइवेट मॉडल्स जो है जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी जो काम करती हैं, प्राइवेट अपने फैक्ट्री में इन्वेस्ट करती है। तीसरा PPP अभी मैंने आपको बताया। साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल, जहाँ पे जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं
वो आके इन्वेस्ट करती है। या तो 100% FDI हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों एक साथ मिलके काम करें। तीसरा जो डिवीजन है वो ऑल्सो ऑन द डिपेंडिंग वेयर द इन्वेस्टमेंट गोज, ये जाता क्या है। तो पहला हो सकता है सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, इसमें आता है सेज एंड MIZ एटसेट्रा। ऑल्सो तो दूसरा है इसमें डिवीजन वो है क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें आता है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और लास्ट जो आपका डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में आपका रिटर्न जो आ रहा है उस बेसिस पे। तो पहला इसमें दो दो आ सकता है, एक तो आप रिटर्न करें तो उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और एक तो आप बहुत ज़्यादा एक तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाद में जाके कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो आप काम कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है वो इसी में काम करती है। मतलब क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करें तो दे ऑलवेज वांट कि उनको कुछ प्रॉफिट हो। दूसरा जो वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें क्या आता है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है वो इसके अंदर काम करती है। मतलब गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि सोशल वेलफेयर हो, सोशल वेलबींग हो, तो वो प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, और वो रिटर्न जो भी उनका होता है इन्वेस्टमेंट जो भी करती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो चाहती है कि लोगों की भलाई हो। बट जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका मेन मकसद क्या है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे से, तो वो हमेशा क्या चाहेंगे कि उनको प्रॉफिट हो। सो ये जितना हमारा टोटल है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड।